सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं एसके महेश्वरी जी का। बहुत बहुत स्वागत, आप हमारा गाजियाबाद को समय दे रहे हैं। महेश्वरी साहब गाजियाबाद इंडस्ट्री फेडरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बड़ा मुहल्ला है कि उद्यमियों को बड़ी फौरी राहत दे दी है दिल्ली सरकार ने, कैसे देखते हैं आप इसको? राहत है क्या? तो नहीं है, एक शब्दों को इस तरह से घुमाया गया है कि वो बेवकूफ बनाने वाला एक रास्ता लगता है। पहले EM1 जो एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम होता था 1 और 2 लेने के लिए, MCD लाइसेंस और DPCC का NOC की रिक्वायरमेंट पहले होती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया कि हम आपको EM1 और 2 तो दे देंगे, लेकिन MCD और DPCC को इन्फॉर्म कर देंगे। तो अनिवार्यता नहीं खत्म नहीं हुई। अब MCD में जब आप वो इन्फॉर्मेशन करेंगे और वहां से इंस्पेक्टर आपके आएगा, वो आते सबसे पहले आपका एक चालान काट देगा कि आप फैक्ट्री चला रहे हो बगैर चालान लाइसेंस के। वो चालान आपको कोर्ट में भुगतना पड़ेगा। DPCC से जब आएगा चेक करने कि आपने DPCC का NOC लिया है नहीं लिया, अगर आपने NOC नहीं लिया तो आपको ये मान लिया जाएगा पिछले 10 साल की फीस देनी पड़ेगी आपको जी। अगर अभी आप अप्लाई करते तो आपको एक भी दिन की फीस नहीं देनी पड़ती, आगे की 10 साल की फीस देनी पड़ती। अब आपको पिछले 10 साल की भी देनी पड़ेगी और अगले 10 साल की भी। तो प्रैक्टिकली तो ये जैसे मोबाइल का बिल होता है ना, प्रीपेड और पोस्ट पेड, उतना ही तरीका है। जैसे प्रीपेड सस्ता लगता है लोगों को, लेकिन वो महंगा पड़ता है घूम फिर कर, और पोस्ट पेड वाला हिसाब है, वही कहानी है। अल्टीमेटली इसमें एक बेवकूफ बनाने वाला तरीका है, झूठी एक तरह से इसे प्रोपोगेट करके अखबारों में गलत तरीके से छपा करके सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की गई और सस्ती वाहवाही लूटने की कोशिश की गई। तो महेश्वरी जी, हम ये मान लें कि परेशानियों को एक नया अमली जामा पहना दिया गया है बजाय किसी राहत के। देखिए, इसे अगर पॉलिटिकली ना लें, प्रधानमंत्री की मंशा बहुत अच्छी है। जो मुख्यमंत्री है सभी स्टेटों के, कहने को सबकी मंशा बहुत सुंदर है, वाकई मतलब इंडस्ट्री फेवरेबल है। अधिकारी भी मुंह से अपने आप को इंडस्ट्री फेवरेबल बताते हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे बदलाव आने हैं उसमें कुछ नहीं हो रहा। वहां ग्रुप मिलके वो नहीं चाहते कि हमारे चंगुल से निकल जाए। दूध देने वाली गाय को कौन दान करता है? हिंदुस्तान में तो दान की प्रक्रिया भी बाकड़ी गाय को देने वाली हो गई ना आजकल। स्थिति यह है, दूध देने वाली गाय को दान भी करना पसंद नहीं करता। तो ऐसे इंटरेक्शन में नीति आयोग की क्या भूमिका देखते हैं? क्योंकि वहां पे तो कहीं ना कहीं जो स्वेच्छा से आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, प्रधानमंत्री की अगर नीयत अच्छी है तो विचार रखने में मुझे कहीं विचार बहुत रखे जाते हैं। दो तरह से समस्या आ रही है। एक तो सरकारी अधिकारी वो नहीं सुनना चाहता जो वो करना नहीं चाहता, उस तरह से सुनना नहीं चाहता जो वो करना नहीं चाहता। दूसरी समस्या ये है कि जो औद्योगिक संगठनों के नेता हैं, औद्योगिक संगठन भी बहुत लेवल तक अपना चरित्र खो चुके हैं। औद्योगिक संगठनों में भी 80% जगह दलाली चलती। संगठन के पदाधिकारी बनना लोगों का अपनी दुकान चलाने का पर्पज है। तो मैं इसमें कटघरे में सिर्फ सरकारी अधिकारी को नहीं रखूंगा। इस कटघरे में जो संगठन के लोग हैं, सो कॉल्ड औद्योगिक संगठन जो है, वेलफेयर एसोसिएशन है, दुकानदारी वहां भी पहुंचे। अफसरशाही पे क्या दृष्टिकोण? अफसरशाही पे अगर बदलाव करना है तो पहले सरकार को बेसिक चीजें ठीक करनी पड़ेगी। आपको जैसे खाना खाना है तो आपको एक साफ बर्तन चाहिए, फिर साफ जगह बैठ के खाने के लिए चाहिए। ये दो चीजें करने के लिए क्या है, हर इंडस्ट्रियल एरिया में गवर्नमेंट एक रूल बनाए कि एक ही एसोसिएशन रहेगी और सबको उसका मेंबर बनना अनिवार्यता होनी चाहिए। उसके कानून, हर 2 साल में चुनाव हो, कोई मठाधीश बन के ना बैठे, हर आदमी को पार्टिसिपेट करना, हर आदमी को उसकी फीस देनी। एक तो इस तरह से शुरुआत हो ताकि लोगों का डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेटरी इन्वॉल्वमेंट आ जाए। एक एसोसिएशन का होना, मैं माफ कीजिएगा आपको यहीं पे रोकता हूँ क्योंकि मुद्दा यहीं से खड़ा होता है। एक एसोसिएशन का होना कहीं आने वाले निकट भविष्य में मोनोपोली भी तो क्रिएट कर सकता है। मोनोपोली कैसे होगी? तो एक सरकार, फिर आपका हिंदुस्तान में कई सारी सरकारें होनी चाहिए। जैसे एक सरकार चुनी हुई, आपने पहले बताया कि 2 साल में चुनाव जरूर हो। महेश्वरी जी, मतलब आप बहुमत और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजर के एसोसिएशन को देख रहे हैं। उसके अलावा उसके और बात है, बहुत सारी एसोसिएशन होकर के अधिकारी चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज बटे रहे। इनकी संगठन को मजबूत ना होने दो ताकि कुछ शैतान किस्म के लोगों के साथ मिलकर उनकी दुकानदारी चलती है। दुकानदारी बंद करने का ये तरीका है लोकतंत्र को
सरकार पे, म्युनिसिपलिटी लेवल पे और औद्योगिक संगठन के लेवल पे, हर जगह प्रजातंत्र को मजबूत करना। अच्छा, एसोसिएशन और उद्यमियों के बीच का समन्वय कहाँ होता हुआ देखा है? देखिए, मल्टीपल एसोसिएशन जो हो रही है, कोई कुछ कहता है, आम आदमी कहता है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। फिर हमारे देश में ना वो कहता है शहीद भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन पड़ोसी, अब तो पड़ोसी के घर में भी कहते नहीं, तो दूसरी गली में हो जाए, क्योंकि इसके यहाँ अगर ज्यादा लोग आएंगे तो मेरे गाड़ी खड़ी करेंगे, मुझे तकलीफ होगी। पहले तो होता था पड़ोसी घर में पैदा हो जाए, अब कहते हैं 2 गली छोड़ के पैदा हो, नाम तो बता देंगे कि उसी गली के पास मेरा मकान है, लेकिन उसके यहाँ से होने वाली तकलीफ भी मेरे पास ना आए। तो अपने क्षेत्र के विकास को लेके लोगों में ये भय पनपने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर जाए या दूसरा एसोसिएशन वाले जो सदस्य है वो ज्यादा जो है तरक्की पा जाए। इस तरह की मानसिकताओं में कहीं लोलुपता आप देख रहे हैं? बहुत ज्यादा। मैं महेश्वरी जी इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जिस तरह का शब्दों का बड़ा आजकल खूबसूरत प्रयोग होने लगा है, पीपल है तो वो मैंगो है, रिपब्लिक है तो वो बनाना है, इन सबके बढ़ते मापदंडों और रूपरेखाओं के आसपास जो लड़ाई आपने छेड़ी हुई है, सरकारी आतंकवाद, जनता को ये बताइए, जनता ये जानना चाहती है कि लड़ाई है क्या? देखिए, आपने पिछले जो मुझे अपने याद 30, 35, 40 साल से जी सीमा पर आतंकवाद या AK-47 या बम लेके चलने वाला आतंकवाद तो सबने सुना है जी, लेकिन हमारे उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगों जिस तरह से मारा गया है वो सीमा पे चलने वाले आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। वहां पे आतंकवाद में मरे होंगे 60,000 आदमी, इस आतंकवाद से मर गए कम से कम 60 लाख आदमी। जो उद्यमी ने काम शुरू किया, कर्जे में डूब के मर गया, उसने सुसाइड कर लिया, या वो जिंदगी भर उस कर्जे को चुकाता रहा, उसकी जमीन बिक गई, उसका घर बिक गया, ये भी आतंकवाद है, व्हाइट कलर टेररिज्म है। और सरकारी अधिकारियों ने इस समय यह हाल कर रखा है, जैसे छोटा सा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारा संविधान लिखा था तो कहा था कि लीज होल्ड प्रथा है 30 साल बाद खत्म कर देनी चाहिए। 30 साल बाद रेजिडेंशियल में तो खत्म हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल में खत्म नहीं हुई। और आजकल तो कई जो सीमाएं तय की गई हैं तो वो भी रीजनल ऑफिस में आती है, वो रेजिडेंशियल उसमें आती है, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑफिस होने वाली जितनी भी क्राइटेरिया है वो तब जाती है। मतलब जिस क्षेत्र को इंडस्ट्रियल विकास के लिए चुन लेना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, अल्टीमेटली क्या है ना, लोगों को लगता है कि ये दूध देने वाले गाय, जितना इससे माल खींच सको, मतलब इसे लूट लो, खसोट लो, लूट की मानसिकता चल रही है सारे अधिकारियों में और इवन नेता में भी, मेजॉरिटी वर्ग में। जी, मैं सबको नहीं कहता, अच्छे नेताओं के आज भी है, और आज भारत का प्रजातंत्र अगर जिंदा है तो कुछ चुने हुए अच्छे नेताओं के कारण ही जिंदा है। लेकिन हर जगह एक मानसिकता ये है कि भाई इन्हें कितना ये दूध देने वाली गाय, इससे चुनाव में चंदा भी ले लो, इसे तनख्वाह अधिकारी भेज दो तो पैसा भी दे देगा, हर तरह से लूट खसोट करो इसके साथ, ये चल रहा है। तो लड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मोर्चा कहां तक पहुंचा है? देखिए, हमने तो अभी जैसे दिल्ली में है MCD DMC एक्ट में धारा 416, जिसके तहत आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना होता है। हम उसका विरोध कर रहे हैं पिछले 4 साल से। जब देश में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत अनिवार्यता खत्म हो गई, तो छोटा, जिसे सरकार कहती है कि आफ्टर एग्रीकल्चर GDP में सबसे ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है तो MSME सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो जिससे सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये हमारा प्लानिंग कमीशन कहता है, केंद्र सरकार कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME कहती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है। तो जिस मंत्रालय से सबसे ज्यादा रेवेन्यू और GDP में आता है उसके लिए नीतियां नहीं बन पा रही अच्छी, और जो नीतियां हैं वो पहले से वो ठंडे बस्ते में। हाँ, जैसे MSME एक्ट आया 2004 में, इसमें क्लासिफिकेशन लिस्ट आ गई, एक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन लिस्ट। किसी भी विकास प्राधिकरण, नाम उनका वैसे विकास प्राधिकरण कहा जाता है, जैसे दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली औद्योगिक विकास प्राधिकरण, UP, मैंने इनका नाम रखा है औद्योगिक विनाश प्राधिकरण। विनाश प्राधिकरण क्यों रखा है? चलती हुई फैक्ट्री को शोकॉज नोटिस देके बंद तो करा देंगे, लेकिन बंद हुई फैक्ट्री को, विकास प्राधिकरण का काम क्या है? मान लीजिए मेरी फैक्ट्री मान लीजिए बंद हो गई किसी कारण से, मुझसे आके पूछो भाई आपकी क्या समस्या है, हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं, आपको बायर ढूंढ के दें, आपको सप्लायर ढूंढ के दें, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आपको लो रेट पर कैसे क्रेडिट, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, आप डिफॉल्टर हो गए हो, तो कैसे हम आपको रिवाइव कराएं?
ये तो विकास प्राधिकरण का काम है। ये क्या कहते हैं भाई, ये काम इसका ना ये कमर्शियल में डालो किसी तरह से, ये 2004 के एक्टिविटी लिस्ट में बनाओ, इसे कमर्शियल डालो, कमर्शियल करने में पैसे मांगो। तुमने 85 स्क्वायर फुट फालतू बना लिया, ये डिमोलिश क्यों ना कर दिया जाए। तुमने अपना ये काम नहीं किया, तुम्हारी लीज क्यों नहीं कैंसिल कर दी जाए। तुम्हारे पास जगह फालतू भाई थोड़ी खाली पड़ी है, आपने किराए पे दे दी, आपने हमसे परमिशन नहीं ली, इसे कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए लीज को। तो सारे बहाने बंद करने के हैं, विकास के कोई नहीं सारे, इसलिए मैंने इनका नाम रखा विनाश प्राधिकरण। महेश्वरी जी, सारी नीतियों पर आपका कंस्ट्रक्टिव जो क्रिएटिव व्यंग होता है वो लोगों को काफी पसंद आता है। अभी आप हाल में आपने मेक इन इंडिया के स्लोगन पे थोड़ा सा जो है एक क्लैश किया, एक अच्छा सटायर पेश किया। आने वाले समय में हमें वो भी देखना पड़ेगा। ये ऊर्जा कहां से मिलती है, ये कलात्मकता कैसे आती है? एक्चुअली मैं अपनी फैक्ट्री चलाता था तो बहुत कम एज में अपना काम शुरू किया, तो जो जो कष्ट आए, एक मैंने रूल बना रखा था कि रिश्वत नहीं दूंगा और कागजी कार्रवाई इतनी मजबूती से करूंगा। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि पहले लिख फिर दे, जरूरत पड़े तो कागज से ले। तो मैं हर चीज पेपर वर्क से करता रहा, कानून को पढ़ता रहा। मैं शायद पहला उद्यमी होऊंगा जिसने ESI रजिस्ट्रेशन अपने आप कराया, सेल टैक्स का अपने आप कराया, एक्साइज का अपने आप कराया, मतलब बिल्डिंग का नक्शा अपने आप पास कराया, बिल्डिंग की कंप्लीशन अपने आप कराई, जिसमें किसी दलाल को काम नहीं किया। मैं जो भी काम करता था पहले किताब खरीद के लाता था, उसे पढ़ता था, फिर काम शुरू करता था। तो मुझे एक शौक था कि मैं देखता हूँ कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है। तो मैंने हर जगह काम कराया, मैं बड़े आराम से काम करा पाया। आज तक लकीली लगभग 30 साल होने आ गए मेरे को काम करते हुए, आज तक कोई दिक्कत भी नहीं आई। और दिक्कतें जो आई उसको मैंने अपने ज्ञान या लोगों से समझ के अपने आप सॉल्व किया। उसमें जो आज तक सो कॉल्ड कंसल्टेंट के नाम पे दलाली चल रही है, सो कॉल्ड कंसल्टेंट्स जो होते हैं इसमें 80% दलाली का काम करते हैं, वही औद्योगिक संगठनों का हिसाब होता है। तो मैंने अपने क्षेत्र में ये सोचा कि भाई मैंने तो अपने शायद एनर्जी लेवल या अपने कमिटमेंट लेवल पे, मेरे पिताजी भी इस तरह के से क्रांतिकारी थे, मेरे दादाजी भी क्रांतिकारी थे, पूरा परिवार ही क्रांतिकारी रहा है। तो शायद मुझे विरासत में क्रांति मिली है। तो लेकिन हर आदमी इतना क्रांतिकारी नहीं होता या इतना एनर्जेटिक या इतना सर्वफोड़ू स्वभाव का नहीं होता। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो औरों को हेल्प करनी है। तो मैं इसलिए औद्योगिक संगठनों में आया और इससे मैं बहुत लोगों को, हमेशा लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि दलालों के पास मत जाओ, समस्या है मेरे पास आओ, तो तुम्हें पूरा रास्ता बना के दूंगा और ना सॉल्व हो तो तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन 99% केसेस में आप खुद जाकर सॉल्व कर लो। तो मिस्टर महेश्वरी जी, आपका एसोसिएशन से जुड़ाव कब हुआ? मेरा जुड़ाव लगभग ये 1996 में हुआ। पटपड़िया एसोसिएशन में मैं जुड़ा 96 में। उससे पहले मैं एसोसिएशन में साथ था लेकिन एक्टिव नहीं था, मतलब एसोसिएशन में कोई पदाधिकारी नहीं रहता था। उससे पहले मैं एसोसिएशन का एक्टिव मेंबर रहता था। एक्टिव तब भी बहुत था लेकिन मैं किसी पद पे नहीं रहता था। 96 में मुझे किसी बात पे गुस्सा आया तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको भी ठीक करता हूँ, ये आदमी गलत कर रहा है। फिर मैंने 96 में तो महेश्वरी जी, ये प्रखर वक्ता होना और इतना एग्रेसिव रहना इस उम्र के अंदर, ये जिम्मेदारी मिलने के कारण हुआ कि ऐसे आप थे इसलिए आपको ये पद मिल गया? नहीं, मैं तो अब तो है कि मैं बहुत कम एग्रेसिव हो गया। मेरा तो नाम ही गुस्से वाले SK महेश्वरी होता था। अब तो मैं मतलब अगर आज से 25 साल पहले वालों को देख लो तो आप 10% भी नहीं रहा मैं। अब तो मेरे को गुस्सा बहुत कम हो गया, लेकिन कलम के ऊपर मैं बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी को यूज करके मैं, मेरे कई मित्र भी हैं, उनसे सपोर्ट भी लेता हूँ। स्वाभाविक है, उद्यमियों का जहाँ हक मारा जाएगा वहाँ गुस्सा वाजिब है। उनके हक की लड़ाई के लिए अगर थोड़ा गुस्सा दिखाया जाए तो जायज है। अपने अन्य बाकी उद्यमियों साथियों के लिए अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए उद्यमी साथियों के लिए तो एक ही संदेश है, पहले तो अपने आप को डरना दूंगा। आप कोई क्राइम नहीं कर रहे, अगर आपके काम में कहीं थोड़ी बहुत कमी है जाने अनजाने या सिस्टम की कमी के कारण, आप डरना बंद करो। जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे आपका एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगा। और आपस में संगठन, एक संगठन के साथ जुड़ो, उस संगठन को मजबूत करो, संगठन में भरोसा रखो, और लगता है कोई आदमी गलत है उसका को संगठन में बदल दो। व्यक्ति से प्यार मत करो, व्यक्ति के विषयों से प्यार करो। हम लोगों की कमी आती है, हम व्यक्ति से प्यार करने लगते हैं बनस्पति विषयों से।
जिस बेबाकी और जिस साहस के साथ आपने ये संदेश अपने बाकी उद्यमी साथियों को दिया है, आशा करते हैं हमारा गाजियाबाद का माध्यम उनके लिए बेहद उपयुक्त होगा। आप हमारे स्टूडियो आए इसके लिए धन्यवाद।